जैसा कि बाबर कंटिन्यू करेंगे और आज हम करते हैं आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति। आक्रमण से पूर्व किसके आक्रमण से? बाबर के आक्रमण। भारत पर जब बाबर ने आक्रमण किया उससे पहले भारत की क्या स्थिति थी, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला राजनीतिक स्थिति पर आते हैं कि बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति देश के लिए घातक किंतु बाबर के लिए अनुकूल थी। एक सार्वभौम सत्ता के अभाव में देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वे परस्पर संघर्षरत थे। इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और बंगाल प्रमुख थे और दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य थे जिनका दिल्ली सल्तनत में से कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। देश की सामाजिक और धार्मिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। पहला, बाबर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली में लोधी वंश का इब्राहिम लोधी राज्य कर रहा था। वह मूर्ख, अविश्वासी और हठी राजा था। उसने अपने दरबार में कठोर अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया और अपने अमीरों के पुश्तैनी अधिकारों को छीनकर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। फलस्वरूप बहुत से सरदारों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यद्यपि इस विद्रोह को कुचल दिया गया किंतु इससे चारों ओर असंतोष फैल गया और अफगान सरदार सुल्तान की सत्ता समाप्त करने का प्रयास करने लगे। सुल्तान के चाचा आलम खान लोधी ने दिल्ली के तख्त पर अपना दावा किया तथा असंतुष्ट अफगान सरदारों ने उसका समर्थन किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार जौनपुर में भी अफगान सरदारों ने विद्रोह कर अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। इस प्रकार दिल्ली अफगान सरदारों के षड्यंत्र का केंद्र बन गई तथा विद्रोह और अशांति के कारण चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त थी। दूसरा, बंगाल। 15वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन हुसैन ने बंगाल में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और उसे अपनी राज्य सीमाएं उड़ीसा तक बढ़ा ली तथा कामतपुर, कूच बिहार पर भी अधिकार कर लिया। उसका पुत्र नुसरत शाह एक योग्य शासक था और नुसरत शाह बाबर का समकालीन था। उसके राज्य में सुख और शांति थी और बंगाल एक समृद्ध राज्य बन गया था। बाबर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नुसरत शाह से संधि कर ली थी। तीसरा, मालवा। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रदेश को अपने राज्य में मिलाया था किंतु तैमूर के आक्रमण के समय यह राज्य दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया। यहाँ के गौरवंशी अंतिम सुल्तान की उसके प्रधानमंत्री ने हत्या करके खिलजी राजवंश की स्थापना की थी। महमूद खिलजी यहाँ का योग्य शासक था किंतु महमूद द्वितीय के समय मालवा में अव्यवस्था फैल गई। उस अपने राज्य की स्थिति सुधारने हेतु महमूद द्वितीय ने जो बाबर का समकालीन था चंदेरी के राजा मेदिनी राय से सहायता प्राप्त की। मेदिनी राय ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनेक राजपूत सरदारों को प्रशासन में नियुक्त किया जिससे मुस्लिम सामंत असंतुष्ट हो गए और उन्होंने महमूद को गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मुजफ्फर शाह से सहायता प्राप्त कर महमूद ने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया और इस पर मेदिनी राय ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा से सहायता प्राप्त की। महाराणा सांगा ने महमूद को बुरी तरह पराजित कर बंदी बना लिया किंतु बाद में उससे मुक्त कर दिया। इस राजनीतिक उथल पुथल के कारण बाबर के भारत पर आक्रमण के समय मालवा की शक्ति काफी क्षीण हो चुकी थी। चौथा, गुजरात। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को अपने राज्य में मिलाया था किंतु तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ का सूबेदार जफर खान दिल्ली से संबंध विच्छेद कर मुजफ्फर शाह के नाम से यहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया था। इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक महमूद बेगड़ा, जिसका टाइम पीरियड था 1458 से 1511 ईस्वी, उसका उत्तराधिकारी मुजफ्फर शाह द्वितीय बाबर का समकालीन था। उसने मालवा में राजपूतों के वर्चस्व का दमन कर गुजरात की शक्ति में वृद्धि की तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान को अपने दरबार में शरण दी। 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद राज्य में अव्यवस्था छा गई किंतु उसके पुत्र बहादुर शाह ने यहाँ पुनः व्यवस्था स्थापित की। वह एक अत्यंत ही योग्य शासक था। पांचवा, पंजाब। पंजाब का प्रदेश दिल्ली सल्तनत का एक अंग था किंतु सल्तनत की पतनोन्मुखी परिस्थितियों के कारण यहाँ का हाकिम दौलत खान अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने लगा। फलस्वरूप इब्राहिम लोदी के साथ उसके संबंध बिगड़ने लगे। इब्राहिम लोदी ने जब उसे दबाने का प्रयत्न किया तब उसने बाबर से सांठगांठ आरंभ कर दी। दौलत खान ने सोचा कि बाबर की शक्ति से भयभीत होकर सुल्तान उसे पंजाब का स्वतंत्र शासक मान लेगा, लेकिन दौलत खान की इस भ्रमित धारणा ने उसका स्वयं का तथा सल्तनत का ही अस्तित्व समाप्त कर दिया। छठा, कश्मीर।
1399 ईस्वी में यहाँ के हिंदू शासक रायचंद की उसके मंत्री शाह मिर्जा ने हत्या कर दी। राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन नामक किसी वंश का शासक हुआ जो बड़ा उदार और धर्म सहिष्णु था। उसके मुसलमान बादशाहों व हिंदू राजाओं के साथ अचकता फैल गई और मुस्लिम सरदार अनेक गुटों में बट गए। सुल्तान इन सरदारों के हाथ की कठपुतली माना गया मात्र रह गया और इस प्रकार कश्मीर की आंतरिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। सातवां सिंध और मुल्तान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदू राज्य पर विजय प्राप्त की थी। 1110 ईस्वी में महमूद कसम ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। मोहम्मद राज्य पर विजय प्राप्त की, किंतु उनके राज्य स्थायी न रहे तथा सुमड़ा राजपूतों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। फिरोज तुगलक ने यद्यपि इन्हें अपने अधीन किया था, किंतु तैमूर के आक्रमण के बाद वे पुनः स्वतंत्र हो गए। इसी समय बाबर ने कंधार के हाकिम शाह बेग हर्जुन को पराजित कर कंधार पर अधिकार कर लिया। अतः शाह बेग भागकर सिंध की ओर गया और यहाँ के शासक जाम फिरोज को पराजित कर अपना अधिकार स्वीकार कर लिया। उसके उत्तराधिकारी शाह हुसैन ने मुल्तान को भी अपने राज्य में मिला लिया। बाबर के आक्रमण के समय तक शाह हुसैन का राज्य दृढ़ नहीं हो पाया था। आठवां बहमनी राज्य 1347 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान के एक अधिकारी हसन ने दक्षिणी भारत में इस राज्य की स्थापना की थी। 1518 ईस्वी तक इस वंश के 14 शासक हुए, जिनमें सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को छोड़कर सभी क्रूर और धर्मांध शासक थे। उनका पड़ोसी विजयनगर से निरंतर संघर्ष चलता रहा और फलस्वरूप राज्य की आंतरिक स्थिति बिगड़ गई। अंत में महमूद शाह बहमनी 1482 से 1518 ईस्वी के काल में राज्य के सूबेदार स्वतंत्र हो गए। संपूर्ण राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर नामक 5 राज्यों में विभाजित हो गया और इन 5 राज्यों में पारस्परिक द्वेष के कारण ये राज्य कमजोर होते गए और बाबर के आक्रमण के समय राज्य में अव्यवस्था छाई हुई थी। नवा खानदेश 1365 ईस्वी में मलिक अहमद ने बहमनी राज्य के सुल्तान से विद्रोह करके मालवा के दक्षिण में इस राज्य की स्थापना की थी। 1399 ईस्वी में मलिक अहमद की मृत्यु के बाद खानदेश का निरंतर गुजरात से संघर्ष चलता रहा, जिससे राज्य की शक्ति क्षीण होती गई और 1518 में यहाँ का शासक गाजी खान की हत्या के बाद राज्य की गद्दी के 2 दावेदार खड़े हो गए। अहमदनगर के सुल्तान ने एक का पक्ष लिया तो दूसरे को गुजरात के सुल्तान ने। अंत में गुजरात का पक्षपाती आदिल खान तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठा और 1520 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद प्रथम गद्दी पर बैठा। बाबर के आक्रमण के समय महमूद प्रथम एक तरह से गुजरात के अधीन था तथा न तो उसमें शक्ति थी और न योग्यता। उपर्युक्त मुस्लिम राज्य या तो अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझे हुए थे या अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु परस्पर संघर्षरत थे। वे इस बात की तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कोई भारी शक्ति उनकी फूट का लाभ उठाकर उनका अस्तित्व समाप्त कर सकती है। अतः बाबर के लिए यह परिस्थितियां सर्वथा अनुकूल थी और इन मुस्लिम राज्यों के अतिरिक्त निम्न हिंदू राज्य भी थे जिनकी स्थिति भी कोई संतोषजनक नहीं थी। मेवाड़ 6ठी शताब्दी में गुहिल नामक योद्धा ने इस राज्य की स्थापना की थी और राजा समर सिंह के समय मेवाड़ का काफी विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें यहाँ का शासक राणा रतन सिंह पराजित होकर मारा गया तथा उसकी रानी पद्मिनी ने अन्य स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के शासकों में महाराणा को शासक हुआ, जिसके काल में मेवाड़ के गौरव विस्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उसने मध्य भारत, मालवा और गुजरात की राजनीति में सक्रिय भाग लेकर उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बाबर ने भी इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए सांगा से सहयोग मांगा था और इसी घटना को लेकर दोनों के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। दूसरा, उड़ीसा पूर्वी भारत का यह एक शक्तिशाली राज्य था और इसलिए दिल्ली के शासक यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सके थे। दूरस्थ प्रदेश होने के कारण इस राज्य का उत्तर भारत की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन इसने बंगाल की शक्ति को पश्चिम की ओर विस्तारित होने को अवश्य रोक रखा था। तीसरा, विजयनगर तत्कालीन हिंदू राज्यों में दक्षिण का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था और हिंदू धर्म और संस्कृति पर आधारित होने के कारण इसे अपने पड़ोसी बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा था, जिसके फलस्वरूप यह राज्य उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले सका था और बाबर के आक्रमण के समय इस राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अच्छी थी। अब हम आते हैं बच्चों सामाजिक स्थिति पर।
बाबर के आक्रमण के समय भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों के दो वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देते। जाति प्रथा, वर्ण भेद, छुआछूत आदि ने हिंदू समाज को जीर्ण बना दिया था। मुसलमानों में वर्ण भेद नहीं थे, फिर भी सैयद अपने आप को उच्च वर्गीय मुसलमान मानते थे। मुसलमानों ने अपने विदेशी सदियों से एक साथ रह रहे थे, अतः दोनों में मैत्री भाव उत्पन्न हो गए थे। दिल्ली को छोड़कर प्रांतीय शासक भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना रहे थे। यद्यपि कभी कभी कोई मुसलमान शासक दिल्ली के सुल्तान का अनुकरण करते हुए धार्मिक भेदभाव एवं अत्याचारपूर्ण नीति अपना लेते थे, लेकिन इस प्रकार के उदाहरण अब कम दिखाई देते थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने भी दोनों संप्रदायों में एकता उत्पन्न करने का प्रयास किया था। इन संतों में कबीर और नानक के नाम उल्लेखनीय है। दोनों संप्रदाय को निकट लाने में सूफी संतों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। शासकों और जनता के बोलचाल के माध्यम उर्दू भाषा बन गई थी। भक्ति आंदोलन ने प्रांतीय भाषाओं के विकास में योगदान दिया। भारतीय स्थापत्य कला में भी हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वय दिखाई देने लगा, किंतु समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि समाज के कलंक बने हुए थे। विधवाओं को तो बड़ा अपमानित जीवन बिताना पड़ रहा था और मुस्लिम समाज में बहुविवाह प्रथा और तलाक ने तो स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय बना दी थी। दासों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता था। आर्थिक स्थिति, यद्यपि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की अतुल धन संपत्ति का अपहरण किया था, फिर भी बाबर के आक्रमण के समय भारत धन धान्य से पूर्ण था। वर्षा अच्छी मात्रा में होने के कारण तथा कृषि की ओर उचित ध्यान देने के कारण कृषि की अवस्था अच्छी थी। विदेशों से समुद्र द्वारा व्यापारिक संबंध स्थापित था। तिब्बत, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में अच्छा व्यापार होता था। उद्योग धंधे भी पूर्ण विकसित थे तथा दक्ष कारीगरों का भी अभाव नहीं था। समाज के सभी वर्गों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थी। शासक और सामंत वर्ग संपन्न तथा विलासप्रिय थे, लेकिन निम्न श्रेणी के लोगों को धन का अभाव रहता था। फिर भी उनकी आवश्यकता सीमित रहने के कारण उन्हें रोटी कपड़े का अभाव नहीं रहता था। भारत की संपन्नता ने बाबर को भारत की ओर आकर्षित किया था। लास्ट जो सैनिक स्थिति, बाबर के आक्रमण के समय भारत में संगठित एवं व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था का अभाव था। अस्त्र शस्त्र भी समयानुकूल न होने के कारण सैनिकों की दशा बड़ी शोचनीय थी। यद्यपि भारतीयों ने गोला बारूद की कला सीख ली थी, किंतु किसी भी शासक ने उन्नत युद्ध कला की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। राजपूतों की सैनिक व्यवस्था सामंत प्रणाली पर आधारित थी और लोदियों के कबीलों पर आधारित थी। सैनिक अपने शासक के आदेश की अपेक्षा अपने नायक के आदेश को अधिक महत्व देता था और जिससे राष्ट्रीय सेना का स्वरूप दिखाई नहीं देता था। कुशल रणनीति के अभाव तथा सेना के प्रत्येक अंग में सैनिक स्थिति सदैव शोचनीय रहती थी और सामूहिक रक्षा उपायों के अभाव होने के कारण बाबर को सफलता प्राप्त हुई थी। चलिए अब हम करेंगे बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण। ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।